जय हिंद बच्चों। प्रस्तुत कहानी का नाम है स्मृति। इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने अपने बाल अवस्था की एक घटना का चित्रण किया है। इस कहानी का जो घटनाक्रम है इतनी रोचक पूर्ण शैली में लिखा गया है कि हर प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता और खतरे का सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के कौतूहल को आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की सहज एवं क्रीड़ा जो है कभी कभी उन्हें कठिन परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देती है। उसी का चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो बच्चों देखते हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। लेखक अपने विषय में बता रहे हैं कि दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ हो गया। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। कहने का अर्थ है कि हड्डियों को कपा देने वाला ठंडी पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, मतलब पहले हुई थी। इसीलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी, जो छोटे छोटे बेर के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनसे लेखक बैर तोड़ कर खा रहा था। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई साहब तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है, लेखक अपने विषय में बता रहे हैं। शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसीलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका का अर्थ होता है डर थी कि बेर खाने के अपराध के कारण मुझे कहीं मेरी पेशी तो नहीं होने जा रही है। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया तो अब पिटने का जो डर था लेखक के मन से वो भी ख़त्म हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर माखनपुर डाक खाने में डाल आओ। जाड़े के दिन थे। 30 पर हवा के प्रकोप से कप लग रही थी। हवा मंजा तक ठुठुर रही थी, मतलब हड्डी के भीतर भरा मुलायम जो पदार्थ होता है उस तक पहुंच रहा था। ठीक है, उसको हिला दे रही थी ठंडी, इतनी ज़्यादा ठंडक थी। इसीलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने चने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना प्रेम था, मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, क्योंकि जो लेखक हैं उस डंडे से कई सजीव सांपों को मार चुके थे। इसीलिए उन्हें अपने डंडे पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। फिर लेखक आगे कहते हैं कि हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं जो था वो कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया। लेखक बता रहे हैं, कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का है। मतलब 2 महीने से में जो सांप है उस कुएं में गिरा हुआ था। बच्चे स्वभाव से नटखट होते हैं, है ना। तो माखनपुर पढ़ने जाने वाली
हमारी टोली पूरी वानर सेना थी, मतलब सारे के सारे बदमाश बच्चे थे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उछकने यानी कूदने की सूझी। सबसे पहले उछकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका और उसकी आवाज़ कैसी थी होती है, मतलब सांप की आवाज़ सुनने के लिए जो लेखक हैं वो ललायत हो रहे थे। और जब तक वो सांप से उसकी फुंकार नहीं निकाल लेते थे तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। ठीक है, उससे निकलवा लेना अपना सबसे बड़ा काम समझते थे। आगे देखिए, गांव से माखनपुर जाते और माखनपुर से लौटते समय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे, तो आगे भागकर आ जाता जो लेखक थे। और लेखक ने क्या बताते हैं कि एक हाथ से मैं अपनी टोपी पकड़ता था और दूसरे हाथ से मैं ढेला मारता था ताकि मेरी टोपी जो है वो कुएं में न गिर जाए। लेखक की रोज़ की आदत हो गई थी। ठीक है बच्चों, और इस तरह से जब तक, जैसे मैंने पहले बताया कि लेखक जब तक सांप से फुंकार नहीं निकलवा लेते थे तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। अब दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय किया और लेखक का जब उन्होंने पत्थर मार रहे थे तो उनकी जो चिट्ठियां थी वो कुएं में गिर गई। अब लेखक ने उन्हें निकालने की सोची, तो फिर इसके कारण वो कुएं में उतर गए और मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। मतलब लेखक का कहने का तात्पर्य है कि वह फल का नहीं उन्होंने सोचा और कुएं में उतर गए, क्योंकि बाल मन में चालाकी नहीं होती कि घर में जाके कोई भी बहाना बता देंगे कि चिट्ठी चली गई है या कुछ भी गिर गई, ऐसे उनके मन में कोई भी बहाना नहीं होता है। उसी का इसमें जिक्र किया गया है। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों में ना कहता। जो उनका छोटा भाई था वे डर रहा था कि कहीं सांप ने उनके भाई को काट लिया हो, बड़े भाई साहब को काट ना लिया हो, और इस कारण से वे उनके छोटे भाई रो रहे थे। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, मतलब दोनों भाइयों ने अपनी धोती उतार दी और उस डंडे में बांध दी, उस कुएं में नीचे उतरने के लिए बांध दी। एक चने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। मतलब लेखक जो है उन धोतियों के सहारे कुएं में उतर गए। ठीक है, और अच्छे से एक दूसरे को धोतियों के बीच में गांठ मारी गई। अपनी ओर से कोई धोखा का काम ना रखा और धोती के सहारे लेखक कुएं में उतर गए। ठीक है, अब यहाँ बताते हैं कि लेखक का जो छोटा भाई था वो 8 वर्ष का था, इसीलिए धोती को टेंग से कड़ी करके बांध दिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। आगे कहते हैं कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। अब लेखक जो हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी चिट्ठियों के लेने के लिए किस प्रकार से सांप के साथ मुठभेड़ करते हैं यहाँ, और उस सब का उन्होंने अच्छा खासा वर्णन किया है इस पाठ में। इसी सब का वर्णन इस कहानी में हुआ है कि किस प्रकार से वो सांप के सामने दोनों की आंखें 4 होती हैं, या अपने उनके दिल में किस तरह से डर रहता है, उसके बावजूद भी वो
अपनी चिट्ठियों को लेना ही सबसे बड़ा, किसी भी खतरे को मोल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सब का उन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, पूरी कहानी में उसी का ही वर्णन किया गया है। किस प्रकार से वो चिट्ठी को लेने में सफल होते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं। उनको सांप किस तरह से कहानी भी नहीं पहुंचाता और वो शांति से आ जाते हैं। और ये सारी घटनाएं जब वो घर आकर अपनी माँ को सुनाते हैं और उन्हें लेखक को अपनी गोद में बिठा लेती है, दुलराती है। इस सब का इस कहानी में चित्रण किया गया, वर्णन किया गया है। लेखक कहते हैं कि अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था, क्योंकि उनको सफलता मिल चुकी थी, चिट्ठियाँ वो ले चुके थे। केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना था। मुझसे अब नहीं हो सकता, क्योंकि लेखक जो है बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे कसमकस सांप के साथ करते करते। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, ऐसा लेखक बताते हैं। कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गईं, मतलब थक गया था, छाती फूल गई थी और धड़कन उनकी तेज चल रही थी। एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ा। यदि हाथ छूट जाता तो अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि सांप उन्हें डस लेता। और फिर बताते हैं कि देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता हम दोनों भाइयों ने पहना। और फिर किशनपुर के लड़कों को, जिसने ऊपर से चढ़ने की चेष्टा को देखा था, हाँ, ताकीद मीन्स होता है बच्चों, बार बार चेतने की क्रिया करके वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। बार बार उसको चेतावनी दे रहे थे कि ऐसी घटना किसी से मत बताना, ये सब बातें। और सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने अपनी माँ को सुनाई। सजल मतलब आँखों में आंसू से माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को यानी कि डेने का अर्थ होता है पंख के नीचे छिपा लेती है। उसी प्रकार माँ ने भी मुझे अपनी गोदी में आंचल के नीचे छिपा लिया। कितने अच्छे थे वे दिन, मतलब कवि लेखक कहते हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे, जब उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। उस सब का सोचकर लेखक रोमांचित हो जाते हैं कि उस छोटी सी अवस्था में उन्होंने कितना बड़ा काम किया था। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।